सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विद वैष्णवी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 3 लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहले हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने इकोनॉमिस्ट के बारे में देखा था और पार्ट 2 में हमने देखा था नेचर, स्कोप एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So the definition of law of demand is the law of demand states the inverse relationship between the price and quantity demanded, keeping other factors constant, which is also known as ceteris paribus. This law is also known as first law of purchase. Okay, so अब हम जानेंगे कि inverse relationship का मतलब क्या है. इसमें हम price and demand को देखते हैं. सपोज हमारी कोई भी कमोडिटी, हम मोमोज का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम मोमोज खाने जा रहे हैं, अब मोमोज की प्राइसेस पहले 40 रुपए थे या 30 रुपए थे, अब 30 रुपए से बढ़ा के उसको 60 रुपए का कर दिया है. तो जो हमारी मोमोज खाने वाली पॉपुलेशन थी वो कम हो जाएगी. लोग थोड़ा सा कम प्रेफर करेंगे खाना, क्योंकि मोमोज पहले चीप था, महंगा हो गया है. हम महंगी चीज़ें नहीं खाते. नाउ इसका हम उल्टा एग्जाम्पल लें. अगर 30 रुपए के मोमोज थे और हमने उसका प्राइस कम कर दिया, वो 20 रुपए के हो गए, तो अगर पहले 50 लोग खरीद रहे थे तो अब 100 लोग खरीदेंगे, क्योंकि उसके प्राइसेस सस्ते हो गए हैं. तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं किसी चीज़ के तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी. अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी उस चीज़ की. डन. नाउ वी विल रीड अबाउट द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. फर्स्ट assumption इज प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज. मतलब अगर आप चाय कॉफ़ी का एग्जाम्पल लेके करते हैं, ये एक सब्स्टिट्यूट गुड है. अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो हम कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं. अगर कॉफ़ी के प्राइसेस महंगे जाते हैं तो हम चाय कंज्यूम करने लगते हैं. ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं. ये चेंज नहीं होगा. सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज नहीं होंगे. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द टाइम. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे हो जाएंगे? जैसे कार और पेट्रोल हो जाएगा, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. पेन एंड पेपर हो जाएगा. थर्ड थिंग इज इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम. कंज्यूमर अगर 50,000 की इनकम कर रहा था तो 50,000 ही रहेगी, ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी. फोर्थ इज देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. मतलब फ्यूचर में हमें कोई भी चांस नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम. जो भी हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है किसी भी कंज्यूमर का, वो सेम रहेगा. अगर हमें कोई चीज़ पसंद थी तो हम स्विच नहीं कर सकते कि हमें दूसरी चीज़ पसंद है. डन. अब हम एक स्केड्यूल देख सकते हैं, छोटा सा डिमांड स्केड्यूल, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का बता रखा है. प्राइसेस 5 4 3 2 1 दे रखी है. क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5 हमें दे रखी है. प्राइसेस ज़्यादा थे तो डिमांड सिर्फ एक हो रही थी. ध्यान से देखना, जैसे ही 4 पे आई वैसे ही डिमांड थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि प्राइसेस कम हो रहे हैं तो लोग ज़्यादा परचेज करेंगे चीज़ें. जब 2 पे आया प्राइस तो 4 लोग खरीदने लगे उस चीज़ को. जैसे ही प्राइस एकदम गिर गया, 1 पर आ गया, वैसे ही 5 लोग खरीदने लगे उस चीज़ को. इसी चीज़ को हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे, तो हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा. प्राइजेस हम वाई एक्सेस पे लेंगे. इसको अपने दिमाग में फिट कर लो, वरना आप लोग यहाँ से वीडियो सुन के जाओगे, जब एग्जाम में लिखना होगा आप सब कुछ उल्टा लिख कर आ जाओगे. प्राइसेस को नीचे लिख दोगे और डिमांड को ऊपर लिख दोगे, तो फिर वो ग्राफ गलत बन जाएगा आपका. प्राइसेस वाई एक्सेस पे रहेगा और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक्स एक्सेस पे रहेगा. डन. नाउ important facts about law of demand. First one is inverse relationship. It states the inverse relationship between price and quantity demanded. It simply affirms that an increase in price will tend to reduce the quantity demanded and a fall in price will lead to the increase in the quantity demanded. वही प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, वही बताता है. Second is qualitative, not quantitative. It makes a qualitative statement only. इस लाइन को आप रट्टा मार लो अभी इसी वक्त. ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव, सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिटी में चीज़ें बताता है, क्वांटिटी में नहीं बताता चीज़ें. इसको हमें याद करना है. थर्ड थिंग इज नो प्रपोर्शनल रिलेशनशिप. मतलब ये कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा कि प्राइस अगर 5 से 4 गिरा, 1 यूनिट से गिरा, तो जो डिमांड होगी वो हमारी 1 ही यूनिट से बढ़ेगी. कभी कभी ऐसा हो सकता है प्राइस में सिर्फ माइन्यूट सा चेंज करा है, मोमोज सिर्फ 2 रुपये सस्ते हुए, लेकिन डिमांड में हम हाई इंक्रीज देख रहे हैं कि डिमांड मतलब भाई लोग टूटी पड़े मोमोज खाने में, बहुत सारे मोमोज खरीद रहे हैं. ये चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है. तो इसको हम नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में लेते हैं. अब वन साइडेड, अब इसको ध्यान से सुनना, हम हमेशा लॉ ऑफ डिमांड में यही पढ़ेंगे
कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, या प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। हम कभी भी ये चीज़ नहीं देख सकते कि डिमांड बढ़ रहा है तो हमारा प्राइस कम हुआ है, हम ये चीज़ कभी भी नहीं देख सकते, ये सिर्फ वन साइडेड है। आपको प्राइस और डिमांड का तो पता है, अब हम इसकी अदर साइड देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि किसी चीज़ की डिमांड बहुत बहुत बढ़ रही है, तो मैं अगर मैं बेचने वाली हूँ तो मैं उस चीज़ के प्राइस को क्या करूँगी, जब मुझे पता है लोग खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं उस चीज़ को, तो मैं उस चीज़ को और महंगा बेचूंगी भाई। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि मैं तो सिर्फ भैया एक ही साइड देखूंगा, तुम चाहे जो कर लो, मैं सिर्फ और सिर्फ देखूंगा कि प्राइस का डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, मैं ये नहीं देखूंगा कि डिमांड का प्राइस पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये सिर्फ वन साइडेड लॉ है हमारा। अब हम जानेंगे रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसमें क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है, पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी समझ लेते हैं कि जैसे एक पिज्ज़ा होता है, पिज्ज़ा में 2 स्लाइस है, जब हम पहला स्लाइस खाएंगे तो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, सपोज 10 न्यूटन्स की सेटिस्फैक्शन मिली। जब हम दूसरा स्लाइस खाएंगे तो हमें कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम मिलेगी, हमें सपोज 9 न्यूटन्स की सेटिस्फैक्शन मिली। तो दोनों में कितना चेंज हुआ, पहले में 10 मिल रही थी, दूसरे में 9 मिल रही थी, तो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे हम, हमारा आंसर आएगा 1। तो 1 न्यूटन क्या हो जाएगा हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी। अंडरस्टूड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more unit of a commodity, जैसे जैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करते जाते, खाते जाते या यूज करते जाते किसी भी चीज़ को, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। जैसे सक्सेसिव मतलब बढ़ते रहना, जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे चीज़ें कंज्यूम करने में, वैसे वैसे हमारी जो यूटिलिटी होगी, जो सेटिस्फैक्शन होगा वो कम होता जाएगा। डन। सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Substitution effect refers to the substituting one commodity in place of other when it becomes relatively cheaper. Suppose यहाँ पे example भी हमें mention कर दिया है, if price of a given commodity, say Pepsi, falls with no change in price of its substitute goods Coke, अगर जो हमारी पेप्सी है उसके प्राइजेस फॉल हो गए हैं तो जो सब्सिट्यूट गुड्स है, मतलब पेप्सी की जगह में कोक भी कंज्यूम कर सकते हैं, तो दोनों हमारा सब्सिट्यूट गुड्स हो जाएंगे। तो जो कोक है, देन पेप्सी विल बिकम रिलेटिवली चीपर एंड विल बी सब्सिट्यूटेड फॉर कोक। तो लोग कोक नहीं खरीदेंगे क्योंकि कोक के प्राइसेस थोड़ा ना गिरे हैं, कोक की जगह लोग पेप्सी खरीद लेंगे क्योंकि उसके प्राइसेस गिर गया है। जो चीज़ सस्ती होगी कंज्यूमर वही चीज़ कंज्यूम करेगा। डन। थर्ड थिंग इज इनकम इफेक्ट। Income effect refers to the effect on demand when real income of consumer changes due to change in price of the given commodity। अब ये क्या बोल रहा है कि इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इनकम ऑन डिमांड, ये डिमांड की इनकम पे रिफेक्ट कर रहा है कि जो रियल इनकम होगी कंज्यूमर की, अगर वो चेंज होती है तो गिवन कमोडिटी का प्राइस भी जो क्या होता है वो चेंज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। सपोज ईशा बाइज 4 चॉकलेट एट 10 ईच विद हर पॉकेट मनी, तो 40 रुपए टोटल उसका कॉस्ट हो गया। इफ प्राइस ऑफ चॉकलेट फॉल्स 8 ईच, मतलब हर पहले 10 रुपए की एक चॉकलेट थी, अब एक चॉकलेट कितने की आ रही है, 8 रुपए की आ रही है। देन विद द सेम मनी इनकम ईशा कैन बाय 5 चॉकलेट्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन हर रियल इनकम। अब क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ अ चॉकलेट फॉल, अब 8 रुपए से कम हो जाएगा, तो जो ईशा का डिमांड होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Fourth one is additional customers. When prices of commodity falls, many new consumers who were not in position to buy earlier, अब क्या होगा, additional customer add on हुए। जब प्राइस चेंज होगा किसी भी कमोडिटी का तो न्यू कस्टमर्स एड ऑन हो जाएंगे उस चीज को खरीदने के लिए। इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम फैमिली पैक फॉल्स फ्रॉम 100 to 50, मतलब आइसक्रीम की कॉस्ट कम हो गई है, देन मेनी कंज्यूमर हु वर नॉट इन पोजिशन टू अफोर्ड द आइसक्रीम विल नाउ कंज्यूम इट। डन। फिफ्थ है डिफरेंट यूजेस। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के सिर्फ एक यूज नहीं होता कि हम दूध को कंज्यूम कर रहे हैं, मिल्क के बहुत डिफरेंट और यूजेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, चेंज हो सकता है। डन। अब जो लॉ ऑफ डिमांड हमारा यहीं पे खत्म होता है वैसे तो, बट इसका एक एक्सेप्शंस वाला टॉपिक भी आता है कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पे फेल होता है, तो हम वो भी थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहला है गिफिन गुड्स। जैसे हमारी कंट्री में क्या देखा जाता है कि इसको सर रॉबर्ट गिफिन ने करा था, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। नाउ ये एक स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर लो क्वालिटी गुड्स होते हैं which the consumer spends large part of his income and their demand rises with an increase in price and demands fall with decrease in price।
अभी क्या कह रहा है, जैसे हमारी कंट्री में क्या देखा जाता है, जो सीरियल्स है लाइक ज्वार बाजरा, जैसे इनके प्राइसेस गिरते हैं, द कंज्यूमर हैव टेंडेंसी टू स्पेंड लेस ऑन देम। जो कंज्यूमर होता है वो कम खर्चा करता है उन पे, एंड शिफ्ट ओवर अ सुपीरियर सीरियल लाइक व्हीट एंड राइस। वो और महंगी चीज़ें खरीदने लगता है। जैसे ही एक का प्राइस कम होगा, सपोज ज्वार बाजरा हम कंज्यूम करते हैं, उसके प्राइसेस कम हुए, तो हम क्या करेंगे, जो राइस वगैरह थे उसके प्राइसेस बढ़ रहे थे तो हम उस पर स्विच कर जाएंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि उसके प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, हमारा ज्वार बाजरा के प्राइस कम हो रहा है, तो उतने ही प्राइस में मुझे अगर अच्छी चीज़ मिल रही है खाने के लिए तो हम वो देख लेंगे। स्टेटस सिंबल गुड्स, अब जो स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं वो ऑलरेडी महंगे होते हैं। वो अगर मैं महंगी चीज़ खरीद रही हूँ तो मैं ये दिखाने के लिए खरीदूंगी ना कि हाँ मेरे पास महंगी चीज़ है। अगर वो चीज़ ऑलरेडी सस्ते में मिल रही होगी तो मैं क्यों खरीदूंगी? तो स्टेटस सिंबल गुड्स पे मेरा लॉ ऑफ डिमांड काम करना बंद हो जाता है कि प्राइसेस गिरेंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे उस चीज़ को, क्योंकि उनको अपना स्टेटस दिखाना है। डन। फियर ऑफ शॉर्टेज, किसी भी चीज़ की कमी हो रही होती है, जैसे ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर, फैमिलीज एटसेट्रा, कंज्यूमर डिमांड गुड्स इवन एट हायर प्राइसेस ड्यू टू फियर ऑफ शॉर्टेज एंड जनरल इनसिक्योरिटी। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें पता है कोई चीज़ खत्म होने वाली है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होने वाली है, जैसे कोरोना का टाइम था, तब लोग क्या कर रहे थे, लोगों को पता था कि चावल दाल के प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन हमें पता था कि क्या पता आगे ना मिले, तो हम उसको अभी ले रहे थे चाहे जितना महंगा मिल रहा है। आ रही बात समझ में? इग्नोरेंस क्या होता है, कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोरेंट एट प्रिवेलिंग प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। जब हमें पता ही नहीं मार्केट में रियल प्राइस क्या चल रहा है उस चीज़ का, तो सपोज सरोजनी में कोई आउट ऑफ कंट्री के लोग आ गए सरोजनी मार्केट में, उन्होंने कहा भैया ये ड्रेस कितने की है, उन्होंने बोला 2000 की ड्रेस है, उनको लगेगा ओ माय गॉड सो चीप, इन्होंने क्या करेंगे, वो 2000 में बेच देंगे, वो 2000 में खरीद के भी आ जाएंगे कि हमें इतनी सस्ती ड्रेस मिली। तो वो क्या हो जाएगा, वो एक इग्नोरेंस में आ जाएगा, क्योंकि उनको मार्केट के प्राइसेस पता ही नहीं था कि उस मार्केट के प्राइसेस क्या चल रहे हैं। डन। सिक्स थिंग इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जैसे जो भी हमारी लाइफ को जीने के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होता है, वो अगर महंगी भी मिल रही है तो भी हम उन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। चेंज इन वेदर, सपोज एसी, गर्मियों का टाइम है, हमें एसी चाहिए, तो अगर हम मार्केट में जाएंगे एसी परचेज करने गर्मियों में, अगर वो हमें बोलेगा, अगर वो 45,000 की एसी हमें 50,000 में भी दे रहा होगा, तब भी हम उस चीज़ को खरीद लेंगे। क्यों खरीद लेंगे? क्योंकि चेंज इन वेदर चल रहा है, हम उस चीज़ को तभी कंज्यूम कर लेंगे अगर थोड़े से महंगे में भी दे रहा है। With change in season weather, demand for certain commodities also changes irrespective of any change in prices. For example, demand for umbrellas increases in rainy season even with an increase in their prices. अब अगर अम्ब्रेला हम अभी विंटर सीजन में खरीदेंगे तो क्या होगा कि उसके प्राइसेस कम होते हैं, क्योंकि लोग नहीं खरीद रहे होते, इतने ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती वो चीज़ें। लेकिन रेनी सीजन चल रहा होता है तो वो चीज़ें बहुत महंगी बिक रही होती हैं, लेकिन लोग तब भी खरीद लेते हैं क्योंकि वो उनकी ज़रूरत की चीज़ होती है। सो इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारा पार्ट 3 भी इस वीडियो का ख़त्म हो चुका है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। फर्स्ट 3 पार्ट आपके कवर हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।